हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं जयंती गौतम, प्रवक्ता नेट डैट झांसी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये आपका डीएलएड बैच 2019 द्वितीय सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका टॉपिक है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग एनसीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग एनसीएफ 2005 के बारे में जानेंगे और एनसीएफ के उद्देश्य सुझाव को जानेंगे और एनसीएफ के जो मार्गदर्शी सिद्धांत है उसके बारे में भी समझेंगे, जानेंगे और जो इसके प्रमुख भाग है एनसीएफ के उसको समझेंगे। और एनसीएफ 2005 के प्रति अध्यापकों और विद्यार्थियों के जो दृष्टिकोण हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसमें देखिए कि सूत्र इसका जो है बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। तो अभी हम लोगों ने यशपाल समिति को पढ़ा था, 1992 से 93 को पढ़ा था, तो उसमें भी बिना भार के अधिगम की बात की गई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन की, यानी शिक्षा ऐसी हो जो कि विद्यार्थियों पे किसी भी प्रकार का भार ना रखे और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, रुचिकर हो। इसके बारे में हम लोग यशपाल समिति में अध्ययन किए थे। तो देखिए जो इसका टैगलाइन और टाइटल है वो यशपाल समिति की है, बिना भार के अधिगम। और अगर सूत्र की बात आती है तो सूत्र एनसीएफ के अंतर्गत बिना भार के अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन को बताया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में सूत्र पूछे कहाँ से लिया गया है तो आप लोग एनसीएफ 2005 लगाइएगा। अगर टाइटल या टैगलाइन पूछता है तो यशपाल समिति 1992। अब देखिए इसमें जैसा कि हम लोग एनसीएफ पढ़ रहे हैं 2005, तो इसके पहले भी एनसीएफ आ चुका था। और इसके पहले देखिए जैसे हम लोग कोठारी कमीशन पढ़ें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ें या 1992 का संशोधन पढ़ें, तो अब हम लोग को ये कि इन सारे शिक्षा में कुछ न कुछ पॉइंट रखा गया, जो मतलब वो मिलता जुलता पॉइंट रहा। तो एनसीएफ जो 2005 आया तो इसमें क्या चेंजेज आया, मतलब 2005 में क्या कहा गया, ठीक है। तो इसके पहले देखिए जैसे पहला जो एनसीएफ आया था वो 1975 में आया था, फिर दूसरा 1988 में आया था, फिर तीसरा 2000 में आया था, फिर चौथा 2005 में आया था, ठीक है। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, तो ये देखिए एनसीईआरटी के द्वारा हर बार लाया गया। और एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और देखिए इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और यह क्या है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये जितनी बार भी एनसीएफ आया तो ये एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एनसीएफ है, जो इसकी जो समिति जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, और जिसमें कि 38 सदस्य थे, तो जिसके वो अध्यक्ष रहे। और इसमें देखिए एनसीईआरटी के द्वारा जो चीज़ें इसमें कही गई, इसको लाई गई, इसका मतलब उसके आधार पर इसका निर्माण किया गया। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। यानी बालकों को किस तरीके से और क्या पढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको शिक्षा दिया जाए, किस तरीके का उनका कैरिकुलम हो, किस तरीके का उनका सिलेबस हो, तो उस पर ध्यान दिया गया। और इसमें देखिए सिलेबस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, यानी कैरिकुलम ऐसा हो जिसमें कि कैरिकुलम के पाठ्यक्रम के साथ आपका को करिकुलम एक्टिविटीज भी हो,
यानी कि कैरिकुलम तो सब्जेक्ट वाइज होता है, और को करिकुलर यानी कि जिसमें कि सह-शैक्षिक गतिविधियाँ कराई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, यानी कि जो एनसीएफ 2005 में फोकस किया गया हो, वो मेन फोकस कैरिकुलम पे ही किया गया है कि जो विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस होगा, जो कैरिकुलम होगा, वो इस प्रकार से हो कि उनको शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाए और बहुत ही सुचारू रूप से उनको रखा जाए, और ताकि वो विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो, और उन पे किसी भी प्रकार का भार ना हो, और जो शिक्षा ऐसी हो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा हो। तो इन सारी चीज़ों पे बात इसमें किया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, एनसीएफ का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो कि सृजनशील हो, और जिसमें कि जो बालक है, जो बच्चा है, वो चीज़ों को सीखे और बाहरी जीवन से जोड़कर जाने, और उस चीज़ों को समझकर अपने व्यवहार में वो लाए। ठीक है, यानी कि एक रचनात्मक प्रवृत्ति की चीज़ें हो। अब देखिए इसमें क्या है, आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई, यानी सभी भाषाओं में किया गया है, और यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, इसमें विद्यालय शिक्षा के हर पहलू पर ध्यान दिया गया है, और ये नवीनतम दस्तावेज के रूप में भी देखा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, मानव विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और देखिए साथ में इसमें एक चीज़ ये भी रहा कि जब ये एनसीएफ जब बनाया जा रहा था, तो उसमें 3 चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया था कि जैसे पॉलिसी, जो इसकी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट रिपोर्ट के बेस पर लिया गया था, और नेशनल पॉलिसी जैसे 1986 और 1952 को बेस में लिया गया था, और फोकस ग्रुप डिस्कशन भी लिया गया था, और इसके अंतर्गत 21 बैठक भी हुई थी, और साथ में ही इसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था, और 17 राज्यों के सिलेबस को यह प्रभावित कर रहा था या करता था, और यह सब राज्य को 1-1 लाख रुपए दिए था, और इसे लागू करने के लिए भी कहा था। ठीक है, तो ये जो एनसीएफ 2005 है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और मेन फोकस इसका किस पे था कि जो शिक्षा हो वो बिना बर्डन का हो, और किसी भी प्रकार का किताबी बोझ ना हो बच्चों पर, और उनका कैरिकुलम बच्चों के स्तर के हिसाब से हो, और जो कि शिक्षा में गुणवत्ता एक लाए, जो शिक्षा उनको समझ में आए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत यानी गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ का जब निर्माण हो रहा था, एनसीएफ जब बन रहा था, तो उसके कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत रखे गए थे 5। तो जिसमें से पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी ज्ञान ऐसा हो जो कि जो विद्यार्थी है, जो बालक है, उसको बाहरी जीवन से वो जोड़े। यानी पहले जो बहुत पहले जो शिक्षा दी जाती थी, तो वो सारी चीज़ें मतलब क्लास में बता दी गई, तो वो ठीक है, क्लास तक ही सीमित रहता था। लेकिन एनसीएफ का ये कहना था कि शिक्षा या ज्ञान इस प्रकार से दिया जाए जिसको कि बालक जो है वो चीज़ों को समझे और उसको बाहरी जीवन से जोड़ सके। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें क्या कहा गया, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त बनाना, यानी कि एनसीएफ 2005 का ये भी कहना था कि जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वो रोटेट ना हो, यानी कि वो रटंत ना हो, रोट ना हो, और उसमें जो मेमोरी है, मतलब मेमोरी में चीज़ों को डालना नहीं है, उसको रटवाना नहीं है, और शिक्षा ऐसा हो जो कि विद्यार्थी के बोध स्तर और चिंतन लेवल का
विकास कर सके। तो शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए, तो इस पर फोकस की गई। अब देखिए तीसरा जो है वो है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए या प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जो कि जिसमें कि बच्चे खुद सीखें और खुद स्वयं का निर्माण करें या स्वयं कुछ चीज़ों को जानें, स्वयं की सृजनात्मकता उनके अंदर आए। और देखिए इसमें क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। सिंपल सी चीज़ें इस पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि जो शिक्षा हो या पाठ्यक्रम हो ऐसा हो जिसमें कि छात्र पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, सारी चीज़ों को वो खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, सारी चीज़ों को जाने। तो इन सारी चीज़ों पे भी कहा गया। अब देखिए चौथा पॉइंट जो इसमें क्या है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो शिक्षा हो वो संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो और मनोक्रियात्मक हो। ठीक है, यानी केवल एक पहलू पे ना जोर दिया जाए कि बालकों का हमें विकास करना है। इसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि शिक्षा जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बालकों विद्यार्थी के संज्ञानात्मक पक्ष को देखा जाए, उनके भावात्मक पक्ष को देखा जाए और उनके मनोक्रियात्मक पक्ष को देखा जाए। और शिक्षा ऐसा हो जो कि लचीला हो, सरल हो, जो कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए लास्ट जो पांचवा है पॉइंट, इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये चीज़ कहा गया कि मतलब अगर शुरुआत से ही बच्चे को राष्ट्र के बारे में बताया जाए तो जो बच्चा होता है वो क्या होगा, देश का एक भावी नागरिक बनेगा और राष्ट्र के प्रति एक उसके अंदर एक राष्ट्रीय भाव उत्पन्न होगा। तो कहीं ना कहीं एनसीएफ का ये कहना था, मतलब जब ये बन रहा था एनसीएफ, तो उसमें ये था कि शिक्षा इस प्रकार से दिया जाए जिसमें कि विद्यार्थी जो है वो सारी चीज़ों को एक राष्ट्रीयता की भावना से समझे, उसमें एक आस्थावान विचार हो और जिसमें वो पाठ्यक्रम के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको समझे जाने। तो इन सारी चीज़ों पे उस पर फोकस किया गया था और ये एनसीएफ का गाइडिंग प्रिंसिपल रहा। इसमें इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था। सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें जो अभी हम लोगों ने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़ा, तो उसमें यही कहा गया कि एनसीएफ जो 2005 का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। यानी कि जो जीवन एवं ज्ञान है तो ज्ञान के मध्य की जो दूरी है उसे कम कर देना, यानी जो चीज़ें सीखा जाए उसको जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। ये भी कहा गया कि जो प्रक्रिया है इसको जो बच्चे हैं उनको विद्यालय जीवन से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। यानी कि एनसीएफ जो 2005 वो प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू किया गया और अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की जो प्रणाली थी उससे मुक्त भी कराना था ताकि उनका जो बोधात्मक विकास हो सके, उनका बोधात्मक स्तर डेवलप हो सके और साथ में उनके अंदर सृजनात्मकता आए और उनकी चिंतन शक्ति का विकास हो, जिससे कि प्रत्येक बालक का चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है कि इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो कि बाल केंद्रित हो, यानी कि एनसीएफ में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे जोर दिया गया था और इसमें यह था कि ऐसी विषय सामग्री का भी प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि प्रभावशाली व्यक्तित्व का विकास करे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक
प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो एनसीएफ है उसको एनसीईआरटी ही लाई, और एनसीईआरटी जो आपका मानव विकास संसाधन मंत्रालय है उसके निर्देशानुसार इसमें यानी एनसीएफ का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया, जिसके निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। इन्हीं के नेतृत्व में ये किया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य ये था आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में उनका बौद्धिक विकास करना। यानी कि इसका जो मेन फोकस रहा एनसीएफ 2005 का कि शिक्षा ऐसा हो जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को आत्मज्ञान दे, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन में अलग अलग अनुभवों का जो अवसर जो मिले, यानी अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में उनका बौद्धिक विकास करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 2-4 बच्चे ही पढ़ने में ठीक हैं, होशियार हैं, तो उन्हीं पे ध्यान दिया जाए। एनसीएफ का ये कहना है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी क्षमता और कौशल को पहचाना जाए और उन्हें प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने विचार को शिक्षक के सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। देखिए एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद एवं जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। यानी कि शिक्षा जो ऐसी हो कि अन्याय, गरीबी, लिंग भेद और जाति से मुक्त हो, ताकि शिक्षा सभी को समान रूप से मिल सके। तो एनसीएफ का इस पे भी ध्यान था, इस पे भी जोर दिया। इसमें आगे क्या है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। देखिए हम लोगों ने अभी पहले भी जाना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में क्या हुआ था, इसका निर्माण किया गया था और इन्हीं के निर्देशानुसार एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ का निर्माण मतलब किया गया और इसके बारे में बताया गया। अब इसमें देखिए ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। यानी ज्ञान जो है उसे केवल किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसे बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए और इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। यानी कि प्रोफेसर यशपाल का ये कहना था, जैसा कि हम लोगों ने यशपाल समिति में पढ़ा था, कि शिक्षा ऐसा हो जो लर्निंग विदाउट बर्डन हो, किसी भी प्रकार का विद्यार्थी पे किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, ना ही बैग का बोझ हो, ना ही किताबी बोझ हो। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि शिक्षा ऐसा हो जिसका कि कैरिकुलम अच्छा हो, बालकों के स्तर के हिसाब से हो और किसी भी प्रकार से उसमें बर्डन ना हो, शिक्षा गुणात्मक पूर्ण हो, जिसमें कि जिससे कि जो विद्यार्थी है वो उससे लाभान्वित हो, उसको समझ में आए। तो इन सारी चीज़ों पे इस पे फोकस किया गया था। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंग या भाग। देखिए एनसीएफ 2005 के अंग या भाग में क्या कहा गया है, 5 पॉइंट को बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है कि इसमें देखिए इंट्रोडक्शन से संबंधित चीज़ों को रखा गया है कि जो एनसीएफ है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें रखना है, तो इसके बारे में बताया गया था, यानी एक परिचय के रूप में। अब दूसरा देखिए क्या, सीखना का ज्ञान, यानी कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए, कैसे लर्निंग बाय डूइंग कराया जाए, कैसे उनको ज्ञान दिया जाए ताकि वो अपने जीवन में उस ज्ञान को सीखें और अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है देखिए पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवधारणा एवं आकलन। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम है वो स्कूल के लिए कैसे बनाया जाए
जाए और उसको स्कूल में कैसे प्रयोग किया जाए, उसकी अवधारणाएं क्या होनी चाहिए और उसका आकलन किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके बारे में कहा गया। और देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें यह है कि विद्यालय व कक्षा का वातावरण। तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो एनवायरनमेंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए और उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वातावरण छात्र केंद्रित होना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं दिया जाना चाहिए और जो वहाँ का वातावरण हो वो बहुत ही हेल्दी हो, अच्छा हो और चाइल्ड सेंटर्ड हो, छात्र केंद्रित हो, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे चीज़ों को करें और पढ़ें, ठीक है। आगे देखिए लास्ट जो पॉइंट है 5वां, वो है व्यवस्थागत सुधार। तो व्यवस्थागत सुधार में ये है कि व्यवस्था मतलब विद्यालय की क्या व्यवस्था होना चाहिए और इसमें क्या कमी है, क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस तरीके से इसको और आगे हम मतलब अच्छा व्यवस्था बना सकते हैं। जैसे कि इसमें स्कूल में फर्नीचर और बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब व्यवस्थागत सुधार के अंतर्गत रखा गया इसमें भाग के अंतर्गत, ठीक है। चलिए समझेंगे इसको पॉइंट को भी। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। देखिए इसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पे जो भाषा होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए और जो कि विद्यार्थी को समझ में आए। आगे देखिए क्या है कि शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग है। यानी शिक्षण सूत्र यानी जो कक्षा में जो पाठ पढ़ाया जाता है, जिसको शुरुआत कैसे करना है, किस तरीके से शुरू करना है और कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाना है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी जो पहले विद्यार्थियों को चीज़ें आती हैं उससे बताना, फिर उससे संबंधित अज्ञात चीज़ों को बताना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर यानी पहले मूर्त चीज़ों को विद्यार्थियों के समक्ष रखना और उसके बाद फिर उसी से संबंधित अमूर्त चीज़ों को बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई फल है, फल जैसे मान लीजिए सेब ले लेते हैं, तो सेब में क्या है कि पहले विद्यार्थियों को मूर्त रूप से उसके सामने रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए सेब नहीं है तो हम उसको अमूर्त चीज़ों के रूप में उसे बताएंगे कि हाँ सेब ऐसा होता है और इस तरीके से होता है और इसका यूज ये है। तो काफ़ी चीज़ों को इसमें बताया गया है एनसीएफ के द्वारा, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं उसको पहले विद्यार्थी जानेगा, समझेगा, फिर उसको अमूर्त चीज़ों को जोड़ेगा। देखिए सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी इन्फॉर्मेशन जो है, जो सूचना है उसको ज्ञान मानने से बचा जाए। इसलिए बचा जाए क्योंकि जो शिक्षा हो क्या हो, रिफ्लेक्टिव हो लेवल का हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो, यानी वो मेमोरी लेवल का ना हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शिक्षा इस तरीके से हो जो कि बच्चे को पूरी तरीके से एक समझ पैदा हो उसके अंदर, उसको समझ में आए और उसको किसी भी प्रकार से रटवाना नहीं है और उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का विकास होना चाहिए। आगे क्या है, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी जो विशाल पाठ्यक्रम है, जो मोटी किताबें हैं, वो क्या है कि शिक्षा प्रणाली का एक असफलता का प्रतीक है। जैसा कि इसमें कहा गया एनसीएफ का जो सूत्र है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के अध्ययन, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें कहा गया कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का किताबी बोझ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी जो मूल्य हैं उसे उपदेश देकर नहीं, वातावरण से स्थापित किया जाए। यानी जो भी चीज़ें विद्यार्थी की बालकों को सिखाया जाए उसको वातावरण से जोड़ा जाए। नेक्स्ट है, अभिभावकों को कठोर संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। यानी एनसीएफ ने इस पर भी जोर दिया कि जो अभिभावक हैं उनको ये कठोर संदेश दिया जाए कि किसी भी प्रकार से बच्चों के छोटी उम्र पर कोई भी ऐसा जोर नहीं दिया जाए, कोई भी उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन ना हो। देखिए इसमें क्या है, अभिभावक का भी रोल होता है। जैसे प्राथमिक जो शिक्षा है तो उसमें जैसे शिक्षक अभिभावक को भी इन्वॉल्व किया जाए, किस तरीके की शिक्षा होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए,
विद्यार्थियों को मतलब बालकों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसलिए अभिभावकों का भी एक रोल होना चाहिए और इसके लिए भी एनसीएफ में कहा गया। नेक्स्ट है एनसीएफ को स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से मुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी जो बच्चे हैं उनको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए और अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने विचार को प्रस्तुत करे। यानी एनसीएफ ये भी कहता है कि अच्छा विद्यार्थी वह है जो कि चीज़ों को समझे और अपने तर्क को आपके समक्ष रखे, प्रस्तुत करे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया खेल आनंद एवं सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने, बात तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे। यानी कि खेल आनंद ऐसा हो जिससे कि जो बालक है उनमें सामूहिकता की भाव प्रकट हो, उसमें रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की भावना नहीं पैदा होना चाहिए। मतलब खेल इस प्रकार का हो जिससे कि जो बालक है, जो छात्र है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो और सामूहिकता का भी विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। यानी कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पुस्तकालय में जब बच्चे जाएं, विद्यार्थी जाएं, तो उसमें ये नहीं कि हाँ उनको मतलब टीचर के द्वारा किताब दे दिया जाए, ये किताब पढ़ना है किताब, ऐसा नहीं। पुस्तकालय में जो बच्चे जाएं तो वहाँ पर वो स्वयं पुस्तकों को चुनें, स्वयं समझें, उसको स्वयं पढ़ें, जिससे कि उनका जो बौद्धिक विकास है वो होगा और उस चीज़ों को समझेंगे, खुद का खुद उनके अंदर सृजनात्मकता फिर आएगा सारी चीज़ों को लेकर। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना, यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको मनोरंजन के स्थान पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी स्कूल वगैरह में ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बॉलीवुड वगैरह का गाना चले, ये नहीं, वहाँ पे जो सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रोग्राम है उस पर जोर दिया जाना चाहिए और उसकी चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाया जाए। यानी शिक्षकों को जो अकादमिक जो भी संसाधन है, जो भी नवाचार चीज़ें हैं, उसको समय पर उनके समक्ष पहुँचाया जाए, इस पर भी एनसीएफ ने जोर दिया। और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग हो, यानी जो शिक्षण अधिगम है तो इसमें क्या है कि मातृभाषा में ही ये होना चाहिए और इसी पे जोर दिया जाना चाहिए। आगे देखिए क्या कहा गया है कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। यानी कि एनसीएफ का ये कहना है कि जो पुरस्कार है वो समय समय पर मिलना चाहिए, यानी पुनर्बलन समय समय पर विद्यार्थी को मिलना चाहिए और दंड नाम मात्र का होना चाहिए, दंड नहीं होना चाहिए। और जो विद्यार्थी हैं उनकी सारी चीज़ों को एक तरीके से बढ़ावा देना चाहिए, तो इस पर भी ध्यान दिया गया। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। यानी समुदाय को, जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसमें क्या है, मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का भी अवसर इसे दिया जाना चाहिए। इसमें यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनमें सामुदायिकता का विकास हो, एक सामाजिकता का विकास हो और जिसमें कि उन्हें अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यानी कि जो शैक्षिक है वो करिकुलम तो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाए, लेकिन जो शैक्षिक जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें अभिभावकों को जोड़ा जाना चाहिए। जो भी वो गतिविधि करते हैं, कोई खेल, कोई प्रोग्राम, कोई नाटक, कोई सॉन्ग, कुछ भी, तो ऐसी चीज़ों में अभिभावकों को भी बुलाया जाना चाहिए और उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट एनसीएफ के द्वारा क्या कहा गया है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी का, बालक का जो मानसिक स्तर है और योग्यता है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अभी शांति को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसमें शांति शिक्षा को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया। और महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को भी विकसित किया जाना चाहिए और इससे संबंधित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। तो एनसीएफ का इस पर भी फोकस रहा। नेक्स्ट है बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। यानी कि बालकों जो पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है, वो ऐसा हो जो जिससे कि बालकों का चहुमुखी विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। जैसा कि समावेशी वातावरण यानी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शिक्षा ऐसी हो जो कि सभी विद्यार्थियों को एक समान वातावरण उत्पन्न करे। मतलब सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ विशेष प्रकार के बच्चे और उसमें पिछड़े बालक, अल्प वर्ग
मतलब सभी तरीके के बच्चों को उसमें रखा जाए और उनको एक जैसा एटमॉस्फेयर, एक जैसा एनवायरनमेंट बच्चों को पढ़ने का दिया जाए। ठीक है। पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, यानी अभी हम लोगों ने जैसा अभी पढ़ा कि एनसीएफ 2005 में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया कि पाठ्यक्रम पर किया गया, कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो जो कि विद्यार्थी के लेवल के हिसाब से, उसके स्तर के हिसाब से हो। ठीक है। और बेसिकली यह कैरिकुलम की ही बात करता है और इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का लर्निंग विदाउट बर्डन विद्यार्थी बालकों पे नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा पहले भी अभी। तो इसमें देखिए पाठ्यक्रम की बात, जैसा कैरिकुलम की बात हो रही है तो कैरिकुलम को जानते हैं हम लोग कि है क्या। तो इसमें देखिए कहा गया है कि पाठ्यक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था, यानी पढ़ने योग्य सामग्री का एक निश्चित व्यवस्था होना चाहिए, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। ठीक है। यानी पढ़ने योग्य जो भी सामग्री है उसकी जो निश्चित व्यवस्था की जा रही है वही पाठ्यक्रम या कैरिकुलम है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की कैरिकुलम शब्द से बना है तथा कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुर्रर शब्द से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान होता है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। सिंपल सी चीज़ है कि पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, दौड़ता है और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है। अब इसमें देखिए एक डेफिनेशन भी है फ्रोगल के अनुसार कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। यानी जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम ऐसा है जिसके द्वारा जो मानव जाति है उसका संपूर्ण विकास होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो बालक है, जो जब वो स्कूल में आता है, विद्यालय में आता है, तो उसको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में इस तरीके से चीज़ों को, पाठ्यक्रम के द्वारा इस तरीके से चीज़ों को दिया जाता है जिसको कि वो अच्छे से समझता है और अपने जीवन में उसको जोड़ता है या अपने जीवन में उसको उतारता है। और जब जीवन में अपने उतारता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके व्यवहार में दिखती है। इसलिए पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के गुणों का सार कहा गया है। और एनसीएफ में जैसा भी हम लोगों ने कहा कि पाठ्यक्रम पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो पाठ्यक्रम से कहीं ना कहीं एक जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उसका विकास होता है, उसको व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और उसको सब्जेक्टिव ज्ञान भी मिलता है। ठीक है। जैसे कि कैरिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी बात कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों चीज़ मिलता है, यानी शैक्षिक और शैक्षिक जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान है, उसे विद्यार्थी को वो प्राप्त करता है, यानी वो विद्यार्थी को मिलता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। अब देखिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति कुछ दृष्टिकोण कहा गया। क्या कहा गया इसमें कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यानी एनसीएफ का ये कहना रहा कि शिक्षक ऐसा हो जो कि विद्यार्थियों को सारी चीज़ों को रटवाए नहीं, यानी एक सुगमकर्ता के रूप में वो कार्य करे और जिससे कि विद्यार्थी में अर्थबोध का विकास हो, यानी वो एक मार्गदर्शक के रूप में हो और उसमें जो भी चीज़ें हो, जो ऐसी प्रक्रिया हो, उसमें विविध उपायों के लिए शिक्षक सहायक हो, यानी किस रूप में, सुगमकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, यानी प्रत्येक बच्चे की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। यानी एनसीएफ का ये कहना है बच्चों के दृष्टिकोण के रूप में कि प्रत्येक विद्यार्थी का जो कौशल है, जो क्षमता है, वो एक समान नहीं होता है। तो इसलिए जो उनके लिए उपलब्धि सामग्री है, जो उनके लिए पाठ्यक्रम है, वो एक जैसा होना चाहिए और उनमें उनके जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी उनके अंदर क्षमता है, कौशल है, तो उनके क्षमता और कौशल को पहचानने के साथ ही उनको आगे लाना चाहिए और उनका विकास किया जाना चाहिए।
और जो भी गतिविधि है, जो भी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनके व्यवहार का विकास किया जाना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण का भी रखा गया कि बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, तो उनमें जो भाषा समझने की जो अभिव्यक्ति होती है वो जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से वो चीज़ों को अपने आसपास, अपने वातावरण, अपने परिवार से चीज़ों को समझने लगता है। और इसीलिए देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा पे जो भाषा की बात की गई वो मातृभाषा में की गई कि मातृभाषा में होना चाहिए, जो कि जो बालक है उसको सारी चीज़ें समझ में आए। तो इसमें भी फोकस किया गया कि जो शिक्षा, जो भाषा है, वो भाषा क्या होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। और कहीं न कहीं इसमें एनसीएफ में ये भी कहा गया कि बच्चे भाषा को समझने लगते हैं और अभिव्यक्त करने लगते हैं, जिसकी क्षमता उनमें क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है। एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, इसमें ये कहा गया कि बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियाँ अर्थात सामान्य परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि एनसीएफ का ये भी ध्यान रहा कि बच्चों को गणित की जो ज्ञान दिया जाए, ठीक है, उसकी जो मूल संरचना हो वो ऐसा हो जिससे कि जिसका उपयोग वो अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पे कर सकें। ठीक है। यानी कि गणित का ये नहीं है कि गणित बताना या रटवाना, ये सारी चीज़ें नहीं। एनसीएफ का ये कहना था कि जो अंकगणित है या बीजगणित या रेखागणित या त्रिकोणमिति, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस प्रकार से दिया जाए जिसका कि उपयोग जो विद्यार्थी है, जो बालक है, वो अपने जीवन में करें और उसको अपने व्यवहारिक ज्ञान में उतारें। ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। और जैसा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए और WHO और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए और अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।